अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 16 का, जिसमें हम जो पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट जिसको पीडीओ भी कहा जाता है, उसके जो बाकी रिमेनिंग फीचर्स थे जिनके मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं कि हमने इससे पहले क्या कुछ देखा इसमें। तो पीएचपी के हमने देखा कि व्हाट इज़ पीडीओ, फिर उसके बाद देखा हमने व्हाट कैन इट डू, फिर हमने देखा कि व्हाट डेटाबेस आर सपोर्टेड बाय पीडीओ के डेटाबेस कौन कौन सी सपोर्टेड है। फिर हमने देखा कि कैसे हम ट्राई कैच ब्लॉक को विद पीडीओ एक्सेप्शन के साथ हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं पीडीओ को। फिर हमने देखा कि डेटाबेस नेम जो हम कैसे देते हैं उसको, या आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ड्राइवर्स के हिसाब से हम कैसे उसमें डेटाबेस को सेट करते हैं, वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कनेक्शन को मैनेज कैसे करते हैं हम, कैसे हम उसको नल कर देते हैं डेटाबेस को, या उसको अगर कोई एरर आता है तो उसको डाई कर देते हैं ताकि फर्दर कोई एरर जनरेट ना हो। फिर हमने देखा कि कैसे हम डाटा को गेट कर सकते हैं पीडीओ से कनेक्ट करके, एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को और फेच को यूज़ किया। फिर हमने बफर क्यूरीज को देखा जिसमें हम सारा डाटा एक ही दफ़ा फेच कर लेते हैं एक वेरिएबल में, ताकि डेटाबेस पे लोड ना पड़े। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट फेच मोड्स के बारे में देखा, जिनमें से हमने फेच बोथ, फेच नम दोनों को, मतलब फेच बोथ में फेच नम और फेच एसओ दोनों यूज़ होते हैं, तो हमने फेच बोथ को देखा था कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। फिर हमने इटरेटर में फेच कॉलम को यूज़ किया, जो कि एक फेच मोड है, और उसमें हमने कॉलम नेम असाइन किया था उसको वेरिएबल को, और उसको फिर हमने एग्जीक्यूट करके हमने उसको फेच किया। इटरेटर के थ्रू हमने क्यूरी को रन किया, फिर उसको किया कि पीडीओ फेच कॉलम, और उस कॉलम को हमने असाइन कर दिया, और जब हमने उसको कॉलम को एको किया तो उसका नाम हमें लिखा हुआ आया। उसके बाद हमने देखा कैसे हम डाटा को अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं यूजिंग एग्जिक कमांड। फिर हमने देखा कि कैसे हम जब कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं, फिर उसकी आईडी ऑटोमेटिकली कैसे हम फेच करते हैं लास्ट इंसर्ट आईडी को यूज़ करते हुए। फिर उसके बाद हमने एंड पे देखा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होती है। जिस तरह हम क्यूरी रन करते हैं, इसी तरह हम प्रिपेयर कैसे करते हैं स्टेटमेंट्स को, और फिर डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ट्रांजैक्शंस बेसिकली डाटाबेस के अंदर एक टर्म है कि आप अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करना, मतलब मल्टीपल क्यूरीज रन करना चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज रन करना चाह रहे हैं, या ऐसी क्यूरी रन कर रहे हैं जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कि अगर वो सारी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हों तो आपके डाटाबेस में चेंजेस हो, अदरवाइज चेंजेस ना हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस, और पीडीओ हमें प्रोवाइड करता है एक फंक्शन जो कि हम डाटाबेस लेवल पे रन करते हैं, पीडीओ स्टेटमेंट पे नहीं बल्कि पीडीओ क्लास में है। वो है बिगिन ट्रांजैक्शन के नाम से। बिगिन इसमें स्मॉल लेटर्स में और ट्रांजैक्शन का टी कैपिटल है। फिर उसके बाद जैसे हम ट्रांजैक्शंस को बिगिन करते हैं तो फिर हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं, और उस ट्राई कैच ब्लॉक में हम क्यूरीज को रन करते हैं ट्राई में, और उनको कमिट करते हैं ट्राई के अंदर। अगर उसमें कोई भी एरर आएगा, कोई भी मतलब अपडेट, ये जैसे सपोज इसमें क्यूरी रन हो रही है अपडेट की, तो ये दो टेबल्स पे हम रन कर रहे हैं, दो डिफरेंट टेबल्स पे रन कर रहे हैं, या एक ही टेबल को मल्टीपल टाइम हम अपडेट कर रहे हैं, वट एवर, तो साथ ही हम उसको कमिट करेंगे। मतलब जो सिंपल क्यूरी होती है, जो सिलेक्ट या इंसर्ट की जो भी क्यूरी होती है, वो ऑटो कमिट होती है, ऑटोमेटिकली एंड होने पे वो कमिट हो जाती है, ऑटोमेटिकली वो डाटाबेस में डाटा चला जाता है। हम ये चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक ना जाए, बल्कि जब हम DBH कमिट को रन करें तब वो वैल्यूज़ जो है डाटाबेस में इंसर्ट हों, क्योंकि इस दौरान अगर वो डाटाबेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो हमारा वो कुछ डाटाबेस में कुछ टेबल्स में वैल्यूज़ जाएँ, कुछ में ना जाएँ, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन का मकसद और कुछ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप ऑटो कमिट फीचर को ऑफ कर देते हैं, और फिर अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे आप इसको कमिट करना चाहें या रोल बैक करना चाहें, आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। कमिट क्या करता है? कमिट जो भी आपने चेंजेस किया उनको डाटाबेस में राइट करता है। अगर आपने बिगिन की ट्रांजैक्शन और आपने कमिट नहीं की, तो वो जो भी आप क्यूरी रन कर रहे हैं, इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, वो परफॉर्म नहीं होगी, और डाटाबेस इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी जब तक आप कमिट नहीं करते, या फिर आप रोल बैक करेंगे तो वो
उसको चेंजेस को ओवरराइड कर देगा और उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। किसी एरर आने की सूरत में आप उन चेंजेस को रोल बैक भी कर सकते हैं। तो जैसे ये कमिट में मतलब ये डेटाबेस में चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन कमिट करने का मतलब है कि उस डेटाबेस को अपडेट वो नहीं करेगा जब तक आप कमिट नहीं करेंगे। उसमें वैल्यूज़ चली जाएंगी, लेकिन वो तब तक उनको फाइनलाइज नहीं करेगा जब तक आप कमिट नहीं करेंगे उसको। पर यही इसकी ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखते हैं बाइंडिंग कॉलम्स। जब हम किसी भी डेटाबेस से डाटा फेच करते हैं, कोई भी कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 2 3 4, मतलब एक हमारे पास एक टेबल है, उसके हमने 4 कॉलम्स चाहिए, तो हम उन 4 कॉलम को 4 डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ बाइंड कर सकते हैं और फिर उन वेरिएबल्स को हम एको कर सकते हैं। अब वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक ग्लोबल स्कोप प्राइवेट वेरिएबल भी हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, पब्लिक वेरिएबल्स, व्हाटएवर जो भी हो वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो वो होंगे। लेकिन यहाँ पे वो इस एग्जांपल में अगर आप देखें, हम यहाँ पे सिलेक्ट एक्सटेंशन कॉमा नेम फ्रॉम क्रेडिट्स का हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर 2 फील्ड्स हम फेच कर रहे हैं, एक्सटेंशन और उसके नेम की। तो फिर हमने इसको किया कि इफ़ अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है स्टेटमेंट, मतलब वो जो सेलेक्ट क्यूरी है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती है, तो वो STMT को बाइंड कॉलम कर दे के जो एक्सटेंशन है, जो हमारा ये वाला कॉलम है, उसको EXT वेरिएबल के साथ, और जो हमारा नेम वाला ये वाला जो यहाँ पे ये वाला इसको नेम इसके साथ वेरिएबल के साथ बाइंड कर दे। और फिर हम यहाँ पे फेच के साथ PDO फेच बाउंड पैरामीटर, फेच बाउंड जो मैंने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में बताए थे फेच मोड में, इसमें एक फेच बाउंड था। फिर हम इसको फेच बाउंड मस्ट करेंगे और इसको हमें किसी और वेरिएबल को, जैसे नॉर्मली मैंने स्टार्ट में देखा लिखा भी था रो इज़ इक्वल टू STMT फेच, फिर हम उस रो के बाद लिखते थे कि रो के फ्लां कॉलम को वो डिस्प्ले करे। आप मेरा इसके लिए प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उनको बाइंड कॉलम किया हुआ है और हमने वेरिएबल्स के साथ उसको अटैच किया हुआ है, और वो ऑटोमेटिकली जितना भी रिकॉर्ड आएगा वो इस EXT और नेम वेरिएबल के साथ अटैच होता जाएगा उसको, और वो उसको हम उसको डिस्प्ले करवाते जाएंगे। तो इसकी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फेवरेट ID जो इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, NetBeans 8.2, उसको मैं ओपन करूँगा यहाँ पे, और फिर उसमें हम यही वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन हमारा टेबल नेम डिफरेंट होगा क्योंकि इसके लिए जो हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। जी ये लोड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट, कोई दूसरा प्रोजेक्ट ओपन है इस वक्त, तो मैं इसको भी क्लोज़ करता हूँ और इसको भी क्लोज़ करता हूँ यहाँ से, और फाइल ओपन प्रोजेक्ट करता हूँ मैं। और हमारा जो प्रोजेक्ट सीरीज़ चल रही थी वो ऊप की चल रही है, तो मैं ऊप वाला फोल्डर इसमें ओपन करूँगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास index.php आ गई। अब यहाँ पे ये थोड़ा सी टाइम लगाएगा ताकि इसको प्रोजेक्ट को स्कैन करके उसको फाइनलाइज और इंडेक्स कर दे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि जो इंटेलाइसेंस है, जो हम स्पेस दबाने के बाद जो उसका ये टाइप करने के बाद जो एक ड्रॉप डाउन आता है वो प्रॉपरली आ जाए। तो यहाँ पे हम PHP में यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम एक डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू PDO में हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे DSN। हमारे पास जो डेटाबेस जो है वो MySQL है। उसके बाद होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट है, और हमारे पास जो DB नेम है वो है DB PHP, और यूज़र नेम हमारा रूट है, पासवर्ड हमारा पाकिस्तान है। दूसरी चीज़ जो मैं मिस की मैंने वो ये है कि ट्राई कैच ब्लॉक में इसको लिखना है, और जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन नहीं बल्कि PDO एक्सेप्शन है। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन में भी मे बी आप वही एरर गेट कर लें जो PDO, लेकिन PDO इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो मेमोरी है वो सिर्फ उतने ही एक्सेप्शंस लोड करे जितने PDO के लिए रिक्वायर्ड हैं। एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस को हमें ज़रूरत है यहाँ पे नहीं है। और हम इस DBH वेरिएबल को ट्राई में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास अगर डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, अगर नहीं हुआ तो हम यहाँ पे टाई स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और EX
में यहाँ पे हम गेट मैसेज और गेट लाइन भी कर सकते हैं ताकि हमें लाइन नंबर का भी पता चल जाए किस लाइन पे है। तो यहाँ पे ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि यहाँ पे हम STMT जो कि स्टेटमेंट का वेरिएबल है वो इनिशियलाइज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे DBH प्रिपेयर और यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक, या हमारे पास जो पोस्ट का टेबल है उसमें टाइटल और बॉडी दो हम कॉलम लेना चाह रहे हैं फ्रॉम पोस्ट। और यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट हमने कर ली, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट फ्रॉम क्रेडिट। अब हम यहाँ पे चेक लगाएंगे कि इफ़ STMT एग्जीक्यूट, ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बाइंड करेंगे STMT बाइंड कॉलम। और कॉलम नेम क्या है हमारे पास, सबसे पहले टाइटल, और किस वेरिएबल के साथ हम इसको टाइटल के साथ बाइंड करते हैं। दूसरा STMT हमारे पास बाइंड कॉलम, और यहाँ पे हम बॉडी लिखेंगे और यहाँ पे बॉडी, ये हमारे पास हमने इसको बाइंड कर दिया। अब हम यहाँ पे लिखें वाइल STMT फैच, और अब यहाँ पे हम बताएंगे इसको फैच मोड कौन सा है हमारा, फैच बाउंड, सॉरी स्पेलिंग बाउंड। तो यहाँ पे अब हमने इसको कर्ली ब्रैकेट दे दी और फिर हम यहाँ पे एको कर सकते हैं टाइटल $टाइटल, और यहाँ पे हम कॉमा दे के बॉडी $बॉडी लिख सकते हैं, और यहाँ पे BR का टैग लगा देंगे ताकि जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे आए। तो ये है हमारे पास किस तरीके से हम बाइंड कॉलम करते हैं STMT को यूज स्टेटमेंट को। ये बेसिकली यहाँ तक हमारे पास PDO यूज़ हुआ, फिर PDO के बाद जो प्रिपेयर है ये भी PDO की स्टेटमेंट है, लेकिन ये जो रिटर्न करती है वो एक PDO स्टेटमेंट रिटर्न करता है। मतलब ये जो प्रिपेयर है ये PDO स्टेटमेंट रिटर्न करता है जिसको हम सेव कर लेते हैं STMT में। फिर आगे सारा काम जो है STMT का बाइंड करने का और डाटा को फैच करने का। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटाबेस से टाइटल और बॉडी, ये हमारे पास टाइटल फर्स्ट पोस्ट, बॉडी दिस इज़ सेकंड पोस्ट, तो ये हमारे पास फर्स्ट पोस्ट टाइटल है, बॉडी इसकी दिस इज़ सेकंड पोस्ट, और अनदर पोस्ट टाइटल बॉडी दिस इज़ अनदर सैम्पल पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सक्सेसफुली बाइंड करके कॉलम्स को डाटा फैच कर लिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई तीसरा कॉलम जैसे कैटेगरी आईडी है, अब सपोज हम ये ऐसे करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी आईडी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको बाइंड नहीं किया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख के यहाँ पे कैटेगरी आईडी, मतलब जो कॉलम नेम है उसको कैट आईडी के साथ बाइंड करता हूँ, तो अब यहाँ पे मैं बॉडी के बाद कॉमा दे के कैटेगरी आईडी लिख के यहाँ पे सिंपल कैट आईडी लिख सकता हूँ। और अब इसको मैं जब रीलोड करूँगा तो ये देख सकते हैं हमारे पास कैटेगरी आईडी, जो भी इनकी कैटेगरी आईडी है यहाँ पे ये हमारे पास सक्सेसफुली रिकॉर्ड फैच होके आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल, उसका बॉडी, उसकी कैटेगरी आईडी, जो हमने कॉलम नेम दिया था वो हमारे पास सक्सेसफुली फैच होके आ गया। तो ये है हमारे पास कैसे हम यूज़ करते हैं बाइंड कॉलम्स को, जिसके ज़रिए हम किसी भी वेरिएबल्स के साथ अपने कॉलम नेम को, जो ये कॉलम नेम्स हैं उनको हम बाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये जो नेम है ये मस्ट सेम होना चाहिए जो कॉलम नेम है। अगर हम नहीं रखेंगे तो हमारे पास ये देखें अब PDO स्टेटमेंट का बाइंड कॉलम, अब हम इसको हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइंड कॉलम डिड नॉट फाइंड कॉलम नेम कैटेगरी आईडी आ गया। मतलब उसने कहा कि ये कैटेगरी आईडी का कॉलम फाइंड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नेम है वो मस्ट ये वाले जो नेम है पहला पैरामीटर वो सेम होने चाहिए। तो ये था हमारे पास बाइंडिंग कॉलम्स यूजिंग PDO स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब देखते हैं बाइंडिंग पैरामीटर्स। अब अगर इस एग्जांपल में हम देखें, हम उसी तरीके से यहाँ पे
सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पे फ़र्क से है कि हम यहाँ पे वेयर क्लॉज यूज़ कर रहे हैं। वेयर क्लॉज जब हम यूज़ करते हैं तो हम एक स्पेसिफिक या मल्टीपल रिकॉर्ड्स सर्च करते हैं। अगर हम प्राइमरी की के थ्रू सर्च करते हैं तो एक रिकॉर्ड आता है क्योंकि प्राइमरी की यूनिक होती है। लेकिन अगर हम किसी और की जिसमें मल्टीपल नेम, अब सेम नेम एक ही नाम के ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे एक नाम का एक ही बंदा हो, मल्टीपल हो सकते हैं, तो उस सूरत में नेम को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसी तरीके से हम इस नेम को जो हमने पैरामीटर यहाँ पे बताया वेयर नेम इज इक्वल टू, ये ध्यान में रखिएगा कॉलन यहाँ पे लाजमी डालना है और फिर उसके बाद उसका जो भी नाम आप यहाँ पे देंगे वही हमने बाइंड में भी देना है। और दूसरा इसमें जो फंक्शन है वो है बाइंड पैराम। इससे पहले हमने देखा था बाइंड कॉलम, और ये भी स्टेटमेंट के साथ ही कनेक्ट होता है और इसको भी हम एग्जीक्यूट करने के बाद ही कनेक्ट करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो इसका और जो बाइंड कॉलम का सेम है। यहाँ पे हम बाइंड कॉलम की जगह पे यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब मैं टाइटल, बॉडी और पोस्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आईडी लिख देता हूँ। वहाँ पे क्या लिखा था, नेम, ठीक है, ये डिफरेंट टेबल है। यहाँ पे मैं आईडी की बेस पे सर्च करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा stmt, एग्जीक्यूट होने के बाद बाइंड पैराम्स नॉट, मेक श्योर कि ये बाइंड पैराम हो पी कैपिटल। अगर आप स्मार्ट एडिटर यूज़ नहीं कर रहे, जैसा मैं नेटबीन्स यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हमें बता देता है लिस्ट में इंटेलाइसेंस से, तो इसलिए मैं भी आपको ये प्रेफर करता हूँ कि आप यही वाला एडिटर यूज़ करें इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे अब जो चीज़ याद रखने वाली है कि बाइंड पैराम में जो पहला पैरामीटर हमने देना है वो ये वाला होना चाहिए, सेम यही होना चाहिए जो यहाँ पे आपने लिखा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आईडी, और दूसरा ये जो सेकंड पैरामीटर है वो मस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए। डायरेक्ट आप यहाँ पे 1 2 3 वगैरह नहीं लिख सकते। और यहाँ पे आप अगर इस तरीके से लिखेंगे, आप सपोज मैंने ये लिख दिया, और तीसरी चीज़ यहाँ पे फिर फेच बाउंड हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे फेच बाउंड की बात अब ख़त्म हो गई है। अब हम फेच ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, फेच बोथ कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट फेच जो कि हमारे पास दोनों सूरतों में आती है, मतलब नम में भी और एसओप में भी। हम इसको एज एन एसोसिएटिव एरे भी ले सकते हैं और एज एन इंडेक्स एरे भी फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीडीओ फेच ऑब्जेक्ट अगर मैं कर दूंगा तो अब ये ऑब्जेक्ट की सूरत में आएगा। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा रो इज इक्वल टू दिस एंड देन आई हैव टू मेंशन रो टाइटल, क्योंकि मैं इसको एज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप भी इसको यहाँ पे रो इनटू कैटेगरी आईडी इस तरीके से आप इसको फेच करेंगे। अब इसको मैं रन करूँगा तो अभी एक एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल नहीं बल्कि एक डायरेक्ट वैल्यू यूज़ की है। तो आप देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्निंग, पीडीओ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इनवैलिड पैरामीटर नंबर, नो पैरामीटर वर बाउंड। यहाँ पे हमारे पास अब वो कह रहा है कि कोई भी बाउंड पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पे अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं एग्जीक्यूट से पहले। तो अब असल एरर हमारे पास आया, वो वार्निंग थी, वो मिस्टेक होगी यहाँ पे भी कि हमारे पास ये जो बाइंड है ये पहले आना चाहिए एग्जीक्यूट से। ये आई थिंक राइटिंग में मिस्टेक हो गई थी। तो खैर एनीवेज यहाँ पे हमने डाल दिया। तो अब एक्चुअल एरर, मैं एक्चुअली यही परेशान हुआ था कि एक्चुअल एरर क्यों नहीं आया। फैटल एरर, अनकाट कैन नॉट पास पैरामीटर टू बाय रेफरेंस, कैन नॉट पास पैरामीटर टू बाय रेफरेंस इन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से ये करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी इज इक्वल टू 1 सिंपल यहाँ पे, और अब यहाँ पे मैं $साइन आईडी लिख देता हूँ। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो रिकॉर्ड आईडी के हिसाब से 1 जो रिकॉर्ड है वो आ गया है। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करना चाहें, यहाँ पे डेटाबेसेस में जाएं, हमने प्रीवियस में यहाँ पे कनेक्ट किया था डेटाबेस, ये हमारे पास DB-PHP है, टेबल्स, इसमें पोस्ट और व्यू डाटा हम गए थे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ID 1 के पास हमारे पास ये है और यही रिकॉर्ड यहाँ पे भी फैच हुआ। अगर हम रिकॉर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2,
अच्छा, इसका आपको फ़ायदा क्या? मैं इसका एक फ़ायदा भी आपको क्विक फ़ायदा देता हूँ, अभी बताता हूँ क्विक फ़ायदा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ $_get id, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स इज php id इज इक्वल टू 2 लिखूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे और कुछ भी लिखना नहीं पड़ा और यहाँ पे अब मेरा एक प्रोग्राम बन गया। अब मैं यहाँ पे इजीली जो भी आईडी दूंगा उसके मुताबिक उसका रिकॉर्ड जो है वो फैच होके मेरे पास आ जाएगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये देख सकते हैं आप। तो सिंपली एक लाइन यहाँ पे चेंज करने से, पहले इससे क्या था, MySQL में हमें यहाँ पे वो करली ब्रैकेट लगानी पड़ती थी, वो सिंगल कोड डबल कोड, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जब जो कि हमने सॉल्व कर दिए हैं इस बाइंड पैराम से। तो अब वो कह रहा है कि इसमें जब आप डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं डायरेक्ट तो इसमें वी शुड पुट सम फिल्टर्स ताकि वो एरर वगैरह ना आए। यहाँ पे आप HTML वगैरह स्पेशल कैरेक्टर उसको ख़त्म कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कन्वर्ट स्पेशल कैरेक्टर टू HTML एंटिटीज। तो ये आप इस पर मतलब मुख्तलिफ आप इस पर सिक्योरिटी चेक लगा सकते हैं यहाँ पे। एनीवे हमारा मकसद ये था कि बाइंड पैराम हम मल्टीपल वेयर ID इज इक्वल टू ID एंड यहाँ पे आप फिर लगा सकते हैं नेम इज इक्वल टू दिस, जितने भी आप पैराम लगाना चाहें, वेयर क्लॉज लगाना चाहें वो लगा के आप यहाँ पे उनको बाइंड कर सकते हैं इजीली यूजिंग बाइंड पैराम। तो ये था हमारे पास बाइंड पैराम। बाकी आप देख सकते हैं कि इसमें हमने अगर फेच कॉल जिस तरह मैं अगर आपको बाउंड लास्ट टाइम यूज़ किया, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो अब आपके पास एरर आएगा यहाँ पे नॉन ऑब्जेक्ट वैल्यू, मतलब अब वो उस पर फेच नहीं कर सकता उसको बाउंड में हमेशा एक वेरिएबल्स चाहिए जो कि बाइंड कॉलम्स के साथ। तो यहाँ पे अब हम फेच एसोक कर सके आप चेक, आप यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं फेच एसोक, फेच नम, फेच, अब जिस तरीके से भी। अब मैं अगर यहाँ पे फेच एसोक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसमें जाना पड़ेगा एरे वाली फॉर्म में, इस तरह एक्सेस करना। ऑब्जेक्ट फॉर्म में अब हम एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरीके से हम अभी इसको अब यहाँ पे आई थिंक यह शो इनटू टाइटल, ये तो ठीक है, हम चेक करते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको इसमें लिखता हूँ sometime you have to write curly braces around your variables ताकि वो उसको डिफ्रेंशिएट कर सके कि भाई ये वेरिएबल है। और ये देखें हमारा चला गया और अब हमारे पास रिकॉर्ड आ गया क्योंकि हमने फेच एसोक किया है। तो देखें हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। अगर हम फेच ऑब्जेक्ट करते हैं तो वो, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो आई प्रेफर फेच ऑब्जेक्ट इज़ बेटर देन फेच एसोक। लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आप इजी हैं तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप फेच नम भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट फेच मोड जो कि हमने देखे थे। तो ये था हमारे पास बाइंड कॉलम और बाइंड पैरामीटर्स, और फेच करने के लिए इसी तरीके से इन्हीं बाइंड पैराम को यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि कुछ फीचर ये देख लेते हैं। पोर्टेबिलिटी एड्स। अब यहाँ पे आप PDO एम्स टू मेक इट ईजी टू राइट DB इंडिपेंडेंट एप्स। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि PDO यूज़ करने का मकसद ही हमारे पास ये है कि हम DB इंडिपेंडेंट हो जाए। हम जो डेटाबेस चाहें हमें वो उसके साथ सिंपल हमने कनेक्ट करना है, बाकी स्टेटमेंट्स वही यूज़ होंगी। लेकिन देयर आर सम सर्टन रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स हैं डिफरेंट प्रोग्राम डेटाबेसेस लैंग्वेजेस में, जिस तरह ओरेकल है हमारे पास, हमने देखा पोस्टग्रेस है या PGSQL है या दूसरी तीसरी MSSQL है, उनमें कुछ थोड़ी सी ट्वीक्स हैं, डिफरेंसेस हैं, वो चल के देखते हैं कि नंबर ऑफ हैक्स भी हैं हमारे पास। जैसे ओरेकल स्टाइल नल्स, ओरेकल ट्रांसलेट्स एम्प्टी स्ट्रिंग इनटू नल। मतलब अगर हमने ओरेकल से कनेक्ट किया और हम यहाँ पे इसको फेच कर रहे हैं तो हम देखना चाह रहे हैं कि जो उसके मतलब आउटपुट आ रही है एम्प्टी वैल्यूज़ की, वो ट्रांसलेट करता है एम्प्टी स्ट्रिंग को नल्स में, मतलब वो नल हमें डिस्प्ले करता है, उसकी जगह लिखा हुआ था। और PHP जब नल लिखा हुआ अगर उसको एज अ स्ट्रिंग ले ले तो हमारे पास वैलिडिटी चेक करने की
कोई भी तरीका नहीं है कि हम कैसे उसको वैलिडेट करें। हम जब उसको ओरेकल से कनेक्ट करते हैं तो उसको एक वैलिड स्टेटमेंट लेगा। अगर हमने इफ़ कंडीशन या कोई लूप लगाया हुआ है, चेक लगाया हुआ है, नल नहीं है, तो वो नल टेक्स्ट आ जाएगा, उसमें स्ट्रिंग आ जाएगा। तो इसके लिए हम अब डायरेक्ट जिस हम पीडीओ के लिए यूज़ कर रहे थे फेच मोड, इसी तरीके से हम वो सारे फेच मोड सेट एट्रीब्यूट फंक्शन के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे ये पीडीओ फेच एसओ किया हुआ है, यहाँ पे मैं अब इसको यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ DBH में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ DBH सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँगा ATTR डिफ़ॉल्ट फेच मोड। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट फेच मोड, कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट फेच मोड है वो क्या है, वो यहाँ पे हम बताएंगे। पीडीओ जो अभी हमने कट किया है यहाँ से, यहाँ पे हम बता देते हैं। बस ये फ़र्क, अब यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसको फेच एसओ की करेगा, और यही हमारे पास रिज़ल्ट आएगा जो कि यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे हम फेच OBJ कर देंगे तो आप देखिएगा कि अब यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। टाइटल बॉडी और कैटेगरी ID, और हमारे पास सेम रिजल्ट। मतलब ये अब एक किस्म का आप समझ लेंगे डायनामिक हो गया। अब इसको हम किसी और फंक्शन के थ्रू भी वैल्यू, अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये नंबर्स की सूरत में भी है। मतलब अगर हम यहाँ पे फेच ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे आप नंबर्स भी देख रहे होंगे 2 4 6 8 2 6 2 1 4 4 7 10 6 5। तो ये हम नंबर भी दे सकते हैं। अगर मैं 2 दूंगा, इसको यहाँ पे 2 दे देता हूँ, चले मैं 2 दे देता हूँ, तो 2 हमारे पास क्या है, फेच एसओ का। तो 3 हमारे पास क्या है, ये भी अब देखते हैं हम फेच ऑब्जेक्ट का क्या नंबर है। फेच, और यहाँ पे पीडीओ लिखना भूल गया, फेच और OBJ, तो ये हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास वो रिजल्ट, मतलब अब ये जो है ये डिफाइन है कि ये वेरिएबल जो ATTR डिफ़ॉल्ट फेच मोड पीडीओ कॉलम, आप इनके इक्विवेलेंट न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करें यही वाले पीडीओ फेच। यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रहा हूँ OBJ, ये। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करें। और अब बात करते हैं इसकी, और ATTR ओरेकल नल्स ट्रू, मतलब अब वो यहाँ पे ये हमने चेक कर दिया कि ट्रांसलेट एम्प्टी स्ट्रिंग इनटू नल्स व्हेन फेचिंग डाटा, कि अब जो एम्प्टी स्ट्रिंग्स हों वो उनको नल की सूरत में ले, और हम उसको चेक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर चेक लगा सकते हैं कि वो नल है या नहीं है। अदरवाइज जो एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको हम एज ए नल चेक नहीं लगा सकते। ये जस्ट ओरेकल के लिए है। हम इसके लिए मतलब MySQL के लिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ओरेकल को कनेक्ट किया है, ओरेकल से फ्यूचर में कनेक्ट कर सकते हैं, तो एज अ पैरामीटर हम दे सकते हैं कि जब हम DSN दें तो DSN को हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं, कुछ सेपरेट करके इसको एक्सप्लोर कर दें कॉलम से। मतलब जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ड्राइवर इज इक्वल टू एक्सप्लोड कॉलन कॉमा DBH। जब हम ये करेंगे तो ड्राइवर में हमारे पास ड्राइवर इंटू 0 में, अब यहाँ पे हम एक्सटेंशन इज इक्वल टू ड्राइवर इंटू 0 करेंगे तो हमारे पास वो हमें बता देगा। इको एक्सटेंशन करेंगे, हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि ये कौन सी एक्सटेंशन है, MySQL है या वार्निंग एक्सप्लोड टू बी ए स्ट्रिंग। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ये अगर हम सपोज इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माई मिस्टेक, कनेक्शन इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कनेक्शन, तो वो ये DSN यहाँ से उठा लेगा। तो अब इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये चीज़। अब वो हमें बता रहा है यहाँ पे, ये देखें टाइटल से पहले MySQL लिखा हुआ आएगा।
अगर यहाँ पे हम कोई और यूज़ कर रहे हैं तो उस तरीके से हम उसका नेम फेच करके उसके मुताबिक इस ATTR को ट्रू फॉल्स हम कंडीशनल ट्रू एंड फॉल्स भी कर सकते हैं। तो ये जस्ट हैक्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं किस तरीके से हम अपना एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ा था, मैजिक मेथड्स अंडरस्कोर इज सेट अंडरस्कोर नल अंडरस्कोर गेट सेट, और इसी तरीके से ये भी मैजिक समझने के एट्रीब्यूट्स भी एक मैजिकल फंक्शंस हैं, और ये वर्क नहीं करता जब आप इंसर्ट या अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस फोल्डिंग। अब यहाँ पे आप अगर देखें द NC-SQL स्टैंडर्ड से द कॉलम नेम्स आर रिटर्न इन अपर केस, मतलब जब हम फेच एसोसिएटिव करते हैं या फेच ऑब्जेक्ट करते हैं तो जो रिटर्न हो कीज़ वैल्यू, जो कीज़ रिटर्न हो जिनकी बेस पे हम यहाँ पे जैसे ये की है एक, ये टाइटल एक की है, ये रो बॉडी एक की है, ये कैटेगरी आईडी की, ये किस में होने चाहिए, कैपिटल में, अपर केस में होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसको मतलब बता सकते हैं कि जी ATTR केस PDO केस अपर, ये हम इस तरीके से अब हमने बता दी। अब आप देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे, अब हम जब हमने फेच किया तो कह रहा है नॉन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमें सेट एट्रीब्यूट एक ये भी करना पड़ेगा और एक सेट एट्रीब्यूट हमें, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट पे चला गया था ATTR फेच मोड, डिफ़ॉल्ट फेच मोड PDO फेच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब ये देख सकते हैं टाइटल उसको नहीं मिला क्योंकि हमने इसको अपर केस में कर दिया। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ अब टाइटल, क्योंकि यू नो कि जो PHP है वो केस सेंसिटिव है, उसके लिए स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर आर डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे हमने सर्च किया तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड वापस आ गया, और इसको एक और तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रिंट आर कर सकते हैं रो को, हर रो को प्रिंट आर करें तो आप देख सकते हैं, देखेंगे कि वो जो कीज़ हैं वो कैपिटल में, ये देख सकते हैं टाइटल, बॉडी, कैटेगरी आईडी, ये कैपिटल में है। किसकी वजह से, हमने केस यहाँ पे अपर दिया है। तो अगर हम यहाँ पे केस लोअर कर देंगे तो डेफिनेटली वो लोअर में आएंगी। अब वो क्योंकि नहीं फेच कर रहा, क्योंकि यहाँ पे ये लोअर में और मैं यहाँ पे अपर में, और लोअर में ये फ़र्क आ रहा है। तो ये बेसिकली जो हम डाटा एक किस्म के बाज़ दफ़ा बाज़ यूज़र जो होते हैं वो जो कॉलम नेम्स होते हैं वो इस तरीके से रखते हैं कैमल केस में। जैसे मैं भी अक्सर मैंने भी कहा कि वेरिएबल नेम जब आप रखते हैं तो कैमल केस में यूज़ करें। बाज़ रख सकते हैं लाइक के यूज़र नेम फील्ड, जो हम डाटाबेस में यूज़र नेम या यूज़र ईमेल। अब इस केस में हमारे पास प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हम इसको केस नहीं देंगे, लोअर केस या अपर केस, तो हम यहाँ पे फेच नहीं, डिफ़ॉल्ट आई थिंक अगर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाऊं तो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको, यहाँ पे चेंज करते हैं स्ट्रक्चर, ऐड कॉलम कर लेते हैं एक, बल्कि ऐड कॉलम के बजाय मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में जाके PHP माई एडमिन में जाके यहाँ पे DB PHP में जाके मैं यहाँ पे पोस्ट में, अब मैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे ये टाइटल है तो इसको चेंज करता हूँ और इसको कह देता हूँ पोस्ट टाइटल, ठीक हो गया। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको कह देता हूँ पोस्ट बॉडी, इस तरीके से, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो डाटाबेस में जो वैल्यूज़ हैं वो अब कैमल केस में है, पोस्ट और बॉडी कैपिटल है। और मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पोस्ट टाइटल, बल्कि मैं इस तरह लिखता हूँ पोस्ट बॉडी, सिंपल, ये दो मैंने चेंज किए थे। अब मैं इसको यहाँ पे भी पोस्ट, इस
फिलहाल हम यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी और कैटेगरी आईडी, ये लिखा मैंने। और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो डिफ़ॉल्ट केस है वो है लोअर केस, मतलब यहाँ से जो केस हमारा यूज़ हुआ वो डिफ़ॉल्ट केस है लोअर। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ तो ये भी हमारे पास स्टिल सेम है, लेकिन अगर मैं इसको केस नेचुरल डिफ़ॉल्ट जो है नेचुरल करते हैं तो ये नेचुरल में यही है जो हमने, मतलब ये जो फेच करता है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको स्मॉल लेटर्स में, मतलब स्मॉल लेटर में केस जो है वो होता है। लेकिन अगर हम इसको नेचुरल या अपर केस में करना चाहें जो है वो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एनसी का स्टैंडर्ड कि कॉलम नेम्स आर रिटर्न इन अपर केस, वो मतलब वो मस्ट भी अपर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ओरेकल एंड डीबी टू रिस्पेक्ट दिस हाई एंड डेटाबेसेस, मतलब ओरेकल में जो रिटर्न होती हैं वो, मतलब अगर आप डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, ओरेकल की डेटाबेस या DB2 से कनेक्ट है, तो मेक श्योर कर लें कि आप जो केस फोल्डिंग है MySQL की सूरत में आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में मैंने जितने भी PDO के ट्यूटोरियल्स देखे हैं उनमें किसी ने नहीं ये चीज़ बताई कि हम क्यों जो है वो ये फेच मोड या केस फोल्डिंग यूज़ करते हैं। तो मोस्ट अदर्स डोंट। और साथ इसको सेट एट्रीब्यूट तरीका भी उसने नीचे 4th लाइन में। तो ये है हमारे पास केस फोल्डिंग, कैसे हम अपर लोअर हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि अगर हम ओरेकल या DB2 से कनेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट डाटाबेस है MySQL, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट अपर लोअर केस, इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट लोअर केस। जो भी आपने डाटाबेस में लिखा है वो उसको लोअर केस में ही रिटर्न करेगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास कंप्लीट PDO का ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इसमें हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, बल्कि हमने सिंपल समझा कि PDO को हम कैसे, कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे ये PDO की सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुई 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ 16 में। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। जो नेक्स्ट मेरी सीरीज़ आने वाली है वो है MVC, हाउ टू मेक MVC, लेकिन इंशाल्लाह वो आफ्टर ईद आएगी, क्योंकि कल ईद है। और मेरी तरफ से सब दोस्तों को एडवांस में ईद उल ज़ुहा मुबारक, ईद उल ज़ुहा 2017 की मुबारक। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।